चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी सीखो पर। तो दोस्तों आज की फिर एक क्लास और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने विभिन्न एक्ट पढ़ लिए थे। आज हम करने वाले हैं उसका ही रिवीजन और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जैसे हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ से स्टार्ट होगी? आज हमारा हो चलेगा 1892 के एक्ट से हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, कहाँ तक करेंगे? 1935 के एक्ट तक। ठीक है, अगर बात करें 1892 का एक्ट, ठीक है, इसमें क्या 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 महत्वपूर्ण बिंदु थे? इसमें क्या किया गया था? विधान परिषद, विधान परिषद जो केंद्र और प्रांत दोनों में थी, केंद्र और प्रांत की विधान परिषद में सीटों की संख्या में क्या की गई? सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, और सेकंड महत्वपूर्ण बात क्या थी इसकी? कि प्रथम बार निर्वाचन शुरू हुआ, निर्वाचन शुरू किया गया। और निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से था। कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, इसी के साथ कहते हैं कि इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन निर्वाचन यहीं से शुरू किया गया, यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तीसरी बात थी कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सदस्यों की शक्तियां में बढ़ाई गई। सदस्यों की शक्तियों में परिवर्तन किए गए। ठीक है, साथ ही साथ पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किया गया। और सर्वप्रथम कौन सा वर्ग था? वो मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? विस्तार हुआ, और जिसमें ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस तरीके से इसका विस्तार किया गया। ठीक है, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय एक सेकंड, भारतीय शामिल किए गए, जिनका नाम क्या था? एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा को मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश की उपाधि प्राप्त थी, ब्रिटिश द्वारा उपाधि प्राप्त थी। कौन सी उपाधि थी वो? लॉर्ड की उपाधि। ठीक है, लॉर्ड की उपाधि। ठीक है, ये पढ़े थे। और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था? जो प्रथम निर्वाचन हुआ था, प्रथम निर्वाचन जो हुआ था वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया गया था। गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक है, किसने किया चुनाव? ठीक है, जिसमें जिला
बोर्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल, वाणिज्य मंडल द्वारा इनकी सिफारिशों पर, इनकी सिफारिशों सिफारिशों पर, ठीक है, रखे जाएंगे। जो गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य रखे जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। और मैंने बताया कि केंद्र और प्रांतों की परिषद में क्या रहेगा, सरकारी सदस्यों का क्या रहेगा, बहुमत रहेगा, ठीक है। केंद्र और प्रांत की परिषद में सरकारी सदस्य का बहुमत रहेगा, ठीक है। किसका बहुमत रहेगा, सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा, ठीक है। बात याद रहेगी, किस कौन से एक्ट में, 1892 के एक्ट में, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट आपका एक्ट था भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद, एक सेकंड, परिषद अधिनियम 1909 सॉरी 1909 डालना, 1909, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, मार्ले मिंटो सुधार। इसका अन्य नाम क्या था, अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार, क्या था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसी का नाम था किसका, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में। इसके आंतरिक और बाहरी उद्देश्य क्या थे, अगर बात करें उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य क्या थे ये एक्ट लाने के। अगर बात करें आंतरिक उद्देश्य की, तो वो था 1892 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में सुधार करना, एक्ट में सुधार करना, ठीक है। और अगर बात करें बाहरी उद्देश्य की, तो बाहरी उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, मुस्लिम में फूट डालना, ठीक है। और नरम दल और गरम दल में फूट डालना, गरम दल में फूट डालना, फूट डालना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। और किसकी समिति के आधार पर आए थे ये मार्ले मिंटो सुधार, सर अरुण डेल समिति, अरुण डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो किसके स्थान पर आए थे, लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, ठीक है। किसके, कर्जन के स्थान पर, कर्जन के स्थान पर, ठीक है। और मिंटो को क्या बुलाया जाता है, सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक किसे बुलाया जाता है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, ठीक है ना। और जॉन मार्ले क्या थे,
भारत सचिव, ये कौन थे? राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वायसराय, वायसराय। ठीक है, समझ में आ रही है? एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अब चलते हैं। एक्ट कौन सा था? 1909 का एक्ट। ठीक है, ये एक्ट था। ठीक है, अन्य इसका नाम क्या था? अन्य नाम ये था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, मिंटो कौन थे? वायसराय थे। ठीक है, और किसके स्थान पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर। ठीक है, मिंटो को क्या बुलाया जाता है? सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक किसे बुलाया जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहता है? देखिए, इसका नाम मौर्य मिंटो क्यों रखा, पहले तो ये जान ले। ठीक है, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। ठीक है, मिंटो। ठीक है, भारत के राज्य सचिव, भारत के सचिव कौन थे? जॉन मार्ले, जॉन मार्ले। ठीक है, इनके विचारों से क्या थे? सहमत थे। के विचारों से सहमत थे और इनके द्वारा किए गए, इनके द्वारा किए गए सुधार, किए गए सुधार क्या कहलाते थे? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहलाते थे? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, याद रहेगा, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले कौन थे? उदारवादी विचारक थे, उदारवादी विचारक थे। ठीक है, और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक भी थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब बात करें इनकी महत्वपूर्ण बातों की कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, ये पढ़ लें। किसमें? 1909 के एक्ट में। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें पहली बात क्या थी? परिषदों की सीटों में क्या किया गया? वृद्धि की गई। परिषदों की सीटों में परिवर्तन, की सीटों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी इसकी? कि प्रत्येक निर्वाचन प्रारंभ हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। ठीक है, जो सीमित था, भाई मताधिकार सीमित ही था, सीमित रखा गया। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? जो परिषद के सदस्य थे, इनकी शक्तियों में भी परिवर्तन हुआ।
परिषद के सदस्यों, इन्हें पार्षद भी बोल सकते हैं, की शक्तियों में परिवर्तन ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या था, एक भारतीय सरकारी, ठीक है। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर बात करें परिषद की शक्तियां क्या क्या थी, पार्षदों की शक्तियों में परिवर्तन कह लो या परिषद की शक्तियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। पार्षद, भाई परिषद के जो सदस्य होंगे उन्हें पार्षद ही तो बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये लिख लेता हूं मैं, पार्षद, ठीक है। इनमें क्या हुआ, इनमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, का अधिकार दिया गया, ठीक है। बजट की विवेचना का अधिकार दिया गया, बजट पर विवेचना का अधिकार प्राप्त हुआ। और लोकहित के मामलों में, लोकहित के मामलों में बहस का अधिकार भी इन्हें प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। बात करें अब, समझिएगा आप इसको, मानफोर्ड योजना 1918 में लाई गई, मानफोर्ड योजना कब लाई गई, 1918 में, ठीक है, ठीक है ना। क्यों लाई गई ये समझिएगा। भारत में किए जाने वाले भावी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करना, इसका क्या था उद्देश्य। भारत में किए जाने वाले भावी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है, ठीक है। इसी की रिपोर्ट के आधार पर संसद में क्या किया गया, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो पारित हुआ, और पारित होकर क्या कहलाया, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया, ठीक है। और 1919 के एक्ट को क्या बुलाते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, क्या बुलाते हैं, इसी 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसका जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसका रिवीजन, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। देखिए क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन जितना होगा उतना ही आपको कंटेंट याद होता जाएगा, ठीक है।
अगर मान लो आपका रिवीजन नहीं होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आप क्या करें, उसको रिवाइज कर सकें और पहले से पहले क्वेश्चन अपने माइंड में डेवलप कर सकें। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस समय, हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत, एक सेकंड, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम भी बताया मैंने। अन्य नाम क्या था, मैंने आपको बताया अभी। अन्य नाम क्या बताया मैंने इसका, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार। क्या है, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे, ये समझिएगा। मॉन्टेग्यू कौन थे, वो थे भारत सचिव, सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या क्या थी, देखिए इसकी पृष्ठभूमि थी, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या कौन कौन सी थी, कि मुस्लिम समुदाय का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हो गया। ब्रिटिश सरकार से मोहभंग। ठीक है, गरम दल और नरम दल में मिलाप हो गया। गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अब एक घोषणा भी हुई थी, वो कब हुई थी, मैंने आपको बताया था कि 20 अगस्त 1917 में एक घोषणा की गई। ठीक है, कि हम भारतीयों को स्वशासन देंगे। हम भारतीयों को स्वयं का शासन, स्वशासन देंगे। ठीक है, इसमें सरकार की क्या नीति थी, सरकार की नीति। ठीक है, सरकार की नीति थी इसमें कि भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी शासन बोल लो या सरकार बोल लो, शासन की स्थापना करना। ठीक है, शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी। ठीक है, और स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास। स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास करना। संस्थाओं का विकास। ठीक है, ये सब क्या थे, सरकार की नीति थी। ठीक है, चलिए
इस वाले एक्ट में मैंने आपको बताया कि स्त्रियों को ना तो मत का अधिकार था और ना ही परिषद की सदस्य बन सकती थी। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बातें क्या थी? जो स्त्रियां थी इनको मताधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, और साथ ही परिषद की सदस्य भी नहीं बन सकती थी, परिषद की सदस्य भी नहीं बन सकती थी। ठीक है, इसी में गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, उसको आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश जारी का अधिकार था किसको? गवर्नर जनरल को। करने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया था द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, शासन। अगर बात करें हम द्वैध शासन की, ठीक है, इसके जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता बोल लो या जनक बोल लो, एक ही बात है। जन्मदाता कौन थे? लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस, इन्हीं को द्वैध शासन के जनक कहा जाता है। ठीक है, द्वारा। इनकी बुक थी डियार्की। इसी में द्वैध शासन का क्या था? वर्णन था। ठीक है, चलिए, इसका उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन लाने का उद्देश्य क्या था? बात करें उद्देश्य की, तो इसमें कहा गया था कि हम भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने का प्रशिक्षण देंगे, यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। किसकी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 1935 का एक्ट, 1935 के एक्ट को हम पढ़ लेते हैं पहले। किसको पढ़ेंगे? 1935 के एक्ट को, फिर हम अपनी पीपीटी पे चलेंगे। ठीक है, 1935 का एक्ट, अ 1935 का एक्ट। ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर बात करें कि भारत का वर्तमानिक संवैधानिक ढांचा, भारत का वर्तमान का संवैधानिक ढांचा 1935 के एक्ट पर ही आधारित है। 1935 के एक्ट पर ही आधारित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे लंबा और जटिल, सबसे लंबा और जटिल अधिनियम अगर कोई है तो वो है 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसमें इसमें भी संविधान की बात ही अनुच्छेद थे, और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 321 अनुच्छेद थी, और इसमें अनुसूचियों की संख्या 10 थी। इसीलिए इसे सबसे लंबा जटिल अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि 1935 का एक्ट, ठीक है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा कहाँ है? 1935 के एक्ट पर आधारित है, यानी कि बहुत सारे ही प्रावधान 1935 के एक्ट से ले गए हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी ये हम जान लेंगे। इसकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे।
चलिए, अखिल भारतीय संघ का सुझाव दिया गया। अखिल भारतीय संघ का सुझाव, इस एक्ट में केंद्र में द्विज शासन लगाया और प्रांतों से हटा दिया गया। केंद्र में द्विज शासन, केंद्र में द्विज शासन, ठीक है, प्रांतों से हटा दिया गया था। ठीक है, प्रांतों को अधिकार दिए, प्रांतों को अधिकार प्राप्त हुए और द्विज शासन की क्या हुआ, समाप्ति होगी, अधिकार प्राप्त। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल, FEDRAL, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से, 1935 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले अगर बात करें हम अखिल भारतीय संघ की, अखिल अखिल भारतीय संघ की, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, हम्म हम्म इसमें शासन, अखिल भारतीय संघ की बात करें तो इसमें 3 पार्ट थे, जिनमें एक ब्रिटिश प्रांत था। 3 क्षेत्र आते हैं, एक ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, एक कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत, और तीसरा क्षेत्र आता है आपका देसी रियासतें, देसी रियासतें। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत थे। ठीक है, और कमिश्नरी प्रांत को केंद्र शासित प्रांत भी बोल सकते हैं, यानी कि यूटी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, जो वायसराय द्वारा शासित थे, वायसराय द्वारा शासित थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते थे, 6 क्षेत्र। ठीक है, ये क्या थे, अनिवार्य रूप से संघ में शामिल होंगे। इनको क्या कहा गया कि अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से
संघ में शामिल होंगे। ठीक है, और इनको स्वेच्छा दे दी गई, यानी कि इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इनको छूट दे दी गई कि ये स्वेच्छा से शामिल होंगे, चाहे तो संघ में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रहे। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकला, पूरे का परिणाम इनका परिणाम हुआ कि जो देशी रियासतें थी, देशी रियासत देशी रियासतों ने मना कर दिया, क्या कर दिया, संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया, जिस कारण अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया, जिस कारण अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए बात करें अगर केंद्र में द्वैध शासन की, इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी, आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के हाथों में थी। ठीक है, इसमें केंद्रीय सरकार ही क्या कर सकती थी, केंद्र में विषय बना सकती थी, और केंद्रीय विषय कौन थे केंद्रीय विषय, ठीक है, कौन कौन से थे, इसको समझ लेंगे एक बार। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग था आरक्षित विषय, जैसे पहले हम पढ़ चुके, आरक्षित विषय, और दूसरे विषय कौन से थे, हस्तांतरित विषय। दो भागों में इनको भी डिवाइड किया गया था, कैसे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, जैसे आरक्षित विषय आपको सभी को पता है, महत्वपूर्ण विषय जो थे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, राजस्व, धर्म, जनजाति व विदेश मामले, धर्म, जनजाति वे विदेश मामले आदि। ठीक है, ये इन पे विधि कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद। कौन विधि बना सकता था, विधि कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, इन पर विधि बना सकती थी। ठीक है, अगर बात करें हस्तांतरित विषय, शेष बचे सभी विषय, शेष सभी विषयों पर किस में आते थे, हस्तांतरित में। ठीक है, और इन पर कौन विधि बना सकता था, गवर्नर जनरल प्लस भारतीय मंत्री। ठीक है, याद रहेगा।
ठीक है। इसी के साथ क्या होता था, केंद्रीय विधानमंडल बनाएगी, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल। अगर बात करें केंद्रीय विधानमंडल की, ठीक है, इसमें एक विधानसभा होती थी, विधानसभा होती थी और एक राज्य परिषद होती थी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगर बात करें अवधि की, तो 5 वर्ष की अवधि होती थी इसकी, किसकी, विधानसभा की। ठीक है, सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या कितनी थी, वो थी 375, जिसमें ब्रिटिश के कितने थे, ब्रिटिश सदस्य वो थे आपके 250। ठीक है, और भारतीय सदस्य वो थे आपके 125। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसी तरीके से जो राज्य परिषद थी, ये आपकी स्थायी संस्था थी, संस्था। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य, राज्य परिषद के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे, सेवानिवृत्त होंगी। ठीक है, बात करें सदस्य संख्या की, तो इसके सदस्य संख्या कितने थे, 260 सदस्य इसमें थे, 260 सदस्य राज्य परिषद में होते थे, जिसमें ब्रिटिश ब्रिटिश के 104 सदस्य होते थे, ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि होते थे, वो थे 104। ठीक है, इसमें 6 गवर्नर द्वारा निर्मित। ठीक है, और शेष सीधे चुनावों द्वारा चुने जाते थे, शेष सीधे चुनावों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए कि केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन था, पूर्ण रूप से किसके अधीन था, गवर्नर जनरल के अधीन था। ठीक है, और धन विधेयक, यहां ध्यान रखिएगा, धन विधेयक, विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 1935 के एक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करें प्रांतीय शासन व्यवस्था की, किसकी, प्रांतीय प्रांतीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसको जान लेंगे।
ठीक है। प्रांतों में एक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी इस एक्ट की, प्रांतीय शासन व्यवस्था की। जो शासन की शक्ति थी, शासन की शक्ति थी, वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में थी। ठीक है। अगर बात करें प्रांतों की कार्यपालिका की, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसकी, प्रांतों की कार्यपालिका। ठीक है। तो गवर्नर और मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त की जाती थी। गवर्नर और मंत्री परिषद द्वारा गठित होती थी। ठीक है। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता था? गवर्नर होता था। मंत्री एक मंडल का प्रमुख कौन होता था? वो होता था आपका गवर्नर। ठीक है। और इस गवर्नर को कुछ शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है। बात करें कौन कौन सी शक्ति प्राप्त थी गवर्नर को? वो थी नंबर 1 विवेकीय शक्ति। ठीक है। दूसरी शक्ति थी विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्ति। उत्तरदायित्व की शक्ति किसे प्राप्त थी? गवर्नर को। और तीसरी पावर थी मंत्रिमंडल की सलाह से उन शक्तियों का प्रयोग किया कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर गवर्नर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। ये 3 शक्तियां प्राप्त थी किसको? गवर्नर को। ठीक है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी चलता है कि 1935 का जो एक्ट था, 1935 का एक्ट प्रांतों में उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना ना कर सका। पूर्ण शासन की स्थापना ना कर सका। ठीक है। ध्यान रहेगा। ठीक है। चलिए बात करें, इसी में तीसरा एक्ट था प्रांतों में स्वायत्त शासन। ठीक है। प्रांतीय शासन व्यवस्था। हाँ। ठीक है। कुछ प्रांतों में क्या हुआ था? द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की थी। ठीक है। जिस तरीके से केंद्रीय शासन व्यवस्था हुई थी, उसी तरीके से अब ये प्रांतीय। ठीक है। बात करें प्रांतीय विधानमंडल की।
प्रांतीय विधानमंडल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1935 के एक्ट से पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें विधानमंडल बने। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की स्थापना और विधानसभा की स्थापना। विधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है। हम्म विधान परिषद को उच्च सदन, उच्च सदन या स्थायी संस्था, स्थायी सभा होती थी। ठीक है, इसके भी 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते थे। ठीक है, विधानसभा निम्न सदन होती थी जिसकी अवधि 6 वर्ष की होती थी। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए। हाँ, वित्तीय विधेयक केवल गवर्नर की पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जा सकता था। जो वित्तीय विधेयक होता था, वित्तीय विधेयक केवल गवर्नर की पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाता था। ठीक है, गवर्नर की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। ठीक है, और गवर्नर की अनुमति के बिना, यहां गवर्नर की अनुमति अनिवार्य कर दी, के बिना विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। नहीं बन सकता था। ठीक है, गवर्नर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता था। उसको ये भी पावर थी कि वह किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को, गवर्नर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता था, कर सकता था या फिर लौटा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसा कोई भी विधेयक जिसे गवर्नर या गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो, सम्राट उसे क्या कर सकता था? अस्वीकार कर सकता था। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसा कोई भी विधेयक जिसे गवर्नर गवर्नर या गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त थी, उसे सम्राट क्या कर सकता था? अस्वीकार कर सकता था। उसे सम्राट अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, बात समझ में आई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रांतीय गवर्नर थे, जो प्रांतीय गवर्नर थे, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांत के गवर्नर, ये वायसराय के नहीं, बल्कि किसके, ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे। ठीक है, एक बात तो ये थी। ठीक है, और 1937 के प्रांतीय आम चुनाव प्रांतों में सरकार को गठन सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, अब बात करें शक्तियों के विभाजन की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है शक्तियों का विभाजन, जो हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, शक्तियों का विभाजन, कि शक्तियों का प्रारूप कैसा था। ठीक है, उसके लिए 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। शक्तियों का विभाजन किसमें, केंद्र और प्रांत में, केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार था। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए वर्ष 1935 के अधिनियम के विषयों को 3 श्रेणी में बांटे गए। कौन कौन सी श्रेणी, कितनी श्रेणी में बांटे गए, 3 श्रेणी में, 3 श्रेणी या फिर 3 वर्गों में भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो 3 श्रेणी कौन कौन सी थी, एक को नाम दिया गया संघ सूची, जिससे वर्तमान में होता है, एक को नाम दिया प्रांतीय सूची, जैसे यहाँ पर राज्य सूची, एक को नाम दिया गया समवर्ती सूची। 3 वर्ग हो गए। ठीक है, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इस पर आप सभी को पता है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इस पर प्रांतीय सरकार, और इस पर दोनों, केंद्र और प्रांत दोनों। ठीक है, इसमें संघ सूची में 59 विषय रखे गए, यानी कि 59 विषय रखे गए, जो भारतीय हित के विषय थे, भारतीय हित के विषय, भारतीय हित के विषय कहाँ रखे गए, संघ सूची में। ठीक है, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए, 54 विषय, ये स्थानीय हित के विषय थे, स्थानीय हित के विषय थे। ठीक है, साथ ही साथ समवर्ती सूची में 36 यानी कि 36 विषय रखे गए, और इन्हें प्रांतीय हितों के विषय रखे गए, प्रांतीय हित के विषय किसमें थे, समवर्ती सूची में। ठीक है, और जो अवशिष्ट विषय थे, ठीक है ना, अवशिष्ट विषय जो थे, इस पे निर्णय कौन देता था, इस पे निर्णय देने का अधिकार था गवर्नर जनरल या वायसराय को। किसको, गवर्नर जनरल या वायसराय अवशिष्ट विषयों पर निर्णय दे सकते थे। ठीक है, कौन से विषय किस उसमें आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय यानी कि फेडरल
न्यायालय की स्थापना बताइए कहाँ की गई? दिल्ली में। कहाँ की गई? ए, हम्म, ठीक है, दिल्ली में। ठीक है। संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? कि संघ और इसमें शामिल होने वाली वाली इकाई के बीच जो भी विवाद होता है, इनको निपटाने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति गई। 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे सर मॉरिस ग्वेर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वेर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, वो सम्राट के द्वारा होती थी। जो न्यायाधीश की नियुक्तियां थी वो किसके द्वारा होती थी? सम्राट द्वारा नियुक्ति किसकी होती थी? न्यायाधीशों की। ठीक है। इनकी उम्र सीमा कितनी रखी गई थी? उम्र सीमा रखी गई थी इनकी 65 वर्ष। 65 वर्ष। ठीक है। और कहा गया कि फेडरल न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं होगा। ठीक है। ये जो फेडरल न्यायालय है ये भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था। ठीक है। और यही इसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी। ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कि प्रशासन के इतने विरोध के बीच द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश ने भारत को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की। ठीक है। सुनिएगा ध्यान से कि प्रशासन के इतने विरोध के बावजूद द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश ने भारत को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की। ठीक है। युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से क्या करा? त्यागपत्र दे दिया और घोषणा कर दी कि जब तक ब्रिटिश सरकार यह सार्वजनिक घोषणा न कर दे कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तब तक भारत युद्ध में सहयोग प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। दोबारा समझिएगा कि इतने विरोध के बीच भी, ठीक है, इतना विरोध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश ने भारत को इसमें शामिल करने की घोषणा की। ठीक है। युद्ध के प्रश्न पर जैसे ही उसको कांग्रेस को ये पता लगा, कांग्रेस ने क्या करा? मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जब तक ब्रिटिश सरकार यह सार्वजनिक घोषणा ना कर देगी कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तब तक भारत युद्ध में सहयोग नहीं करेगा। किसका सहयोग नहीं करेगा? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। और इसी के बाद क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 19
1942 में आया था। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। उससे पहले हम पढ़ लें, चलिए क्रिप्स मिशन ही पढ़ते हैं पहले तो हम। हम्म हम्म जब ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः विश्वास हो गया कि भारत की मांगों को अधिक दिनों तक अब क्या है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, जो किस नाम से फेमस हुआ? क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में समझेंगे, इसको समझिएगा। जब ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः विश्वास हो गया, पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब भारतीयों की मांगों को भारतीयों की मांगों की अधिक दिनों तक उपेक्षा या फिर कहीं टाली नहीं जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि पीएम चर्चिल ने, किसने? चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, में एक दूत मंडल भारत भेजा। ठीक है, जिसे या फिर जो क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, याद रहेगा कि जब ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब भारतीयों की मांगों को अधिक दिन तक टाला नहीं जा सकता, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, और यही दूत मंडल क्या कहलाया? क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन को, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, किसे पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन कब आया गया? 1942 में। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के पास जिस जिसको नीड है, और कमेंट करके हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अगर क्लास सही लग रही है, आज मैंने पीपीटी का सहारा नहीं लिया है, आप ये भी बताइएगा पीपीटी से सही है या फिर आपको बिना पीपीटी के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।
ठीक है? हुँ, हुँ। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है? चलिए।